Hello everyone. Hi, this is Dr. Subrat. Today we are going to discuss about spondylolisthesis. Spondylolisthesis is a condition in which the vertebrae, the spinal vertebrae slips on the adjacent vertebra. मतलब ये है दो वर्टिब्रा है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक वर्टिब्रा, ऊपर वाला वर्टिब्रा आगे की तरफ थोड़ा ऐसे खिसक जाता है, दैट इज कॉल्ड लिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलो मीन्स आपका जो है स्पाइन है, वर्टिब्रा है। लिस्थेसिस मतलब खिस गया, थोड़ा आगे चला गया या पीछे चला गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस विच इज़ नॉट वेरी कॉमन बट इट इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ बैक पेन, ठीक है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था स्पॉन्डाइलोसिस और स्पॉन्डाइलाइटिस के बारे में। आज हम थर्ड टाइप डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ठीक है। ये भी होता है काफ़ी लोगों के अंदर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है। एक्चुअली ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि बहुत देर में पता चलता है डायग्नोसिस में, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब बैक पेन होता है लोग कॉमनली मेडिसिन ले लेते हैं लोकली या फिर इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ठीक है। थोड़ा टाइम चला जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में जो आपको पता चला। तो ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि स्पोर्ट्स में हो गया, जो एक्वायर्ड मतलब जो बाद में होता है, ठीक है। एक होता है कंजेनिटल जो कि जन्म से होता है, ठीक है। और एक होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब है जिसका कॉज हमें नहीं पता, ठीक है। तो 90% हम लोग को एक्वायर्ड देखने को मिलता है। तो ये या तो कमर में होता है, ठीक है। ये होल स्पाइन कहीं भी हो सकता है, मल्टीपल लेवल में भी हो सकता है। जनरली 90% हमें देखने को मिलता है लंबर स्पाइन में, कमर में, ठीक है। हमें नेक में, सर्वाइकल स्पाइन में इतना देखने को नहीं मिलता है और थोरासिक में इतना देखने को नहीं मिलता है, बट लंबर स्पाइन में सबसे ज़्यादा होता है। इसकी लेवल क्या होती है, जनरली L5-S1 लेवल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको पता चला गया स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में, ठीक है। तो इसके कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ जिसमें कि आपको आ जाता है रीजन्स, इटियोलॉजी, ठीक है। इसके रीजन्स क्या होता है, इसके कुछ पर्टिकुलर रीजन बता देता हूँ। पहला होता है डीजेनरेटिव। अगर स्पाइन के वर्टिब्रास डीजेनरेट हो गया हो, ठीक है, तो वीक हो जाता है। इसकी मैक्सिमम चांस होती है कि प्रेशर पड़ने पे आगे या पीछे हो सकता है। सेकंड होता है एज रिलेटेड, ठीक है। ओल्ड एज में क्या होता है, थोड़ा सा मसल्स वीक हो जाते हैं, स्पाइनल मसल्स, एसोसिएटेड मसल्स भी वीक हो जाते हैं, ठीक है। और बोन में भी डेंसिटी उतनी नहीं रहती, वो भी वीक हो जाती है। तो चांसेस रहते हैं कि सडन फोर्स पे या फिर किसी तरह के प्रेशर से ये स्लिप हो जाए, ठीक है। थर्ड एक चीज़ रहती है, इस टाइप्स में फिर से बताऊंगा। इस्थेमिक का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। इस्थेमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है, डिस्प्लास्टिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक रीजन और होता है कि जो हम लोग बैठे रहते हैं या फिर काम करते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ता है हमारे स्पाइन पे, ठीक है। एक होता है ट्रॉमा, सडन ट्रॉमा हो गया, किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या फिर पीठ पे कुछ गिर गया, ठीक है, वो होता है ट्रॉमा, ठीक है। फिर होता है माइक्रो ट्रॉमा। माइक्रो ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा पेन हमें होता रहता है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं काफ़ी, अगर लॉन्ग टर्म पे बैठे रहें तो स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। स्पॉन्डिलोसिस लीड्स टू स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। उसमें अगर स्पॉन्डिलोसिस है, आपको डीजेनरेट हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, तो चांस है कभी कुछ आपने उठा लिया, ठीक है, तो लिस्थेसिस हो जाने का काफ़ी चांस रहता है। एक होता है पैथोलॉजी का मतलब एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, एक हो गया वो होता है पैथोलॉजिक, ठीक है। पैथोलॉजी में क्या आता है, जैसे नियोप्लासिया डेवलप हुआ, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, ठीक है। कई बार क्या होता है पोस्ट सर्जिकल भी होता है। पोस्ट सर्जिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि लैमिनेक्टोमी होता है, किसी रीजन से स्पाइन में कोई दिक्कत था, लैमिनेक्टोमी हुआ, लैमिनास को रिमूव किया गया, उसके बाद भी कई बार ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लैट्रोजेनिक, ठीक है।
फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि ड्यू टू द रिड्यूस्ड मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी ऑफ द वर्टिब्रा या फिर स्पाइन में अगर रिजिडिटी बढ़ गया, मोबिलिटी रिड्यूस हुआ, उस समय भी ड्यू आफ्टर गेटिंग सडन फोर्स और जर्क हम लोग को ये भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कॉजेस, किस किस कारण से आपको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो सकता है। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए हर चीज़ की ना एक ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ठीक है। उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट को बनाना पड़ता है, कस्टमाइज करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर एक स्पाइन है, उसकी एक एरिया है, होल एरिया है, ठीक है, ये हो गया होल स्पाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर 25% से कम स्लिप हुआ है, ठीक है, तो उसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं। मोर देन 25% है तो ग्रेड 2 है। मोर देन 50% स्लिप हो गया है तो ग्रेड 3 है, ठीक है। मोर देन 75% है तो ग्रेड 4 है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है। कंजर्वेटिव मैनेज का मतलब ये होता है फिजिकल थेरेपी एंड मेडिसिन, इसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। जब इससे मैनेजमेंट नहीं हो पाता है देन हम वहाँ पे सर्जरी रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस को कई टाइप्स में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन। उसमें दो बहुत ही कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन है। एक है विल्सी क्लासिफिकेशन और दूसरा है माये-गिडर क्लासिफिकेशन। विल्सी क्लासिफिकेशन जनरली हम लोग उसके टाइप्स में जैसे डिस्प्लास्टिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, डीजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, ठीक है, ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, पैथोलॉजिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, या लेट्रोजेनिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, ठीक है। ये हो गया विल्सी क्लासिफिकेशन। इसको अगर मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूं तो पहला था डिस्प्लास्टिक, ठीक है। डिस्प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ये जनरली पीडियाट्रिक्स में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ फैसाइड जॉइंट को होता है। देखिए फैसाइड जॉइंट जनरली लुक्स डायरेक्शन इज कोरोनल डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये फॉरवर्डेड टू सजाइटल है, ज़्यादा प्रोन है, तो इसको हम डिस्प्लास्टिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, ठीक है। और इस्थमिक का मतलब क्या है, देखिए स्पाइन में ऊपर वाला स्पाइन, ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला स्पाइन, ये हो गया नीचे वाला स्पाइन, ठीक है, इस तरह से जुड़ा रहता है। इसके ऊपर ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जुड़ा रहता है। तो ऊपर का स्पाइन और नीचे का स्पाइन जहाँ जुड़ता है ना, उसको पार इंटरकोलर कहते हैं, ठीक है, पार्स इंटरकोलर, ठीक है। तो ये जो पास इंटर आर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, यहाँ पर ट्रॉमा होके वहाँ पे ट्रॉमा हो गया किसी तरह से, वहाँ पे स्ट्रेस बढ़ता रहा और वहाँ पे एक फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी हो गया, वहाँ से एक एक्जुडेशन बढ़ के इस तरह से ऊपर वाले वर्टिब्रा को आगे की तरफ खिसका देता है, ठीक है। इसको कहते हैं इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ठीक है। डीजेनरेटिव में समझ में आ रहा होगा, डीजेनरेट कर जाता है इसमें वर्टिब्रा, फिर वो थोड़ा सा आगे खिसक जाता है जनरली, ठीक है। और ये पार्स इंटर आर्टिकुलरिस के वजह से जो इस्थमिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है वो जनरली किस में होता है, स्ट्रेस बैक में सबसे ज़्यादा किसको आता है, जैसे कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जिम्नासियम है, फुटबॉलर्स हैं, ठीक है, रेसलर्स हैं, इसमें ये देखने को मिलता है। तो इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इंजरी भी हो सकता है। फिर आता है ट्रॉमेटिक, कभी गिर गए, कभी जैसे फुटबॉलर हैं ऐसे बैक किक करते हैं ना, ऐसे गिर गए तो ट्रॉमेटिक हो गया, तुरंत वहाँ से फ्रैक्चर हो गया और स्लिप हो गया आगे। पैथोलॉजिक है, जैसे कि आपका सपोज किसी भी तरह के पैथोलॉजी हो सकता है, ठीक है, इडियोपैथिक भी कह सकता है पैथोलॉजी में, ठीक है। लैट्रोजेनिक का मतलब होता है जनरली लैमिनेक्टोमी होने के बाद, एक बार लैमिनेक्टोमी हो गया बट ड्यू टू एनी रीजन वो थोड़ा सा आगे स्लिप हो जाता है, एडजेसेंट जो डिस्क है आगे या पीछे हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, अगर डिस्क कह रहा हूँ, अगर वर्टिब्रा बोन
आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। जैसे कि आपका जनरली L5 और S1 को अगर हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, S1 नीचे रहता है, L5 ऊपर है। अगर L5 आगे की तरफ शिफ्ट है उसको हम एंटेरोलिस्थेसिस कहते हैं। एंटेरो का मतलब आगे, आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर उसी तरह से अगर पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेट्रोलिस्थेसिस, है ना, पीछे। रेट्रो मतलब पीछे, लिस्थेसिस मतलब खिसक गया, ठीक है, पीछे की तरफ आया है, ठीक है। तो समझ गए, दो तरह का होता है, एक होता है एंटेरोलिस्थेसिस और एक होता है पोस्टीरियोलिस्थेसिस और रेट्रोलिस्थेसिस, ठीक है। ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो मैं इसका एक पिक्चर भी लगा दूंगा, जिसको जानना हो, जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं वो समझ सकते हैं बेटर, बट मैं ये कॉमन सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें सपोज आपका ये हो गया, आपने पता चला गया कैसे जानेंगे, तो इसको हम जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या है, दो तरह का, कई तरह के होते हैं। एक होता है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में आता है एक्सरे, एक्सरे से हमें पता चलता है। सेकेंड होता है CT स्कैन, ठीक है। फिर होता है MRI, ठीक है। ये तीन हो गए रेडियोलॉजी में, रेडियो इन्वेस्टिगेशन। पैथोलॉजी में आता है, अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हुआ है या फिर किसी पैथोलॉजी की वजह से हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग CBC, ESR, CRP, ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो मेनली इसको हम डायग्नोस करते हैं विद रेडियोलॉजी। MRI इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर हम लोग इसमें आ जाते हैं फिजिकल असेसमेंट के बारे में। फिजिकली हम लोग कैसे पता चलेगा, तो इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टेप साइन। जब हम स्पाइन को इस तरह से हाथ लगाएंगे ना, इस तरह से लगा के नीचे आएंगे, थंब से आप कर सकते हैं, इस तरह से करके आएंगे, जहाँ पे ये एंटेरियरली आया हुआ ना वहाँ पे अटक जाएगा उंगली, तो उसको कहते हैं स्टेप साइन। स्टेप जैसा होगा, ऐसा स्टेप होता है ना, एक ये, तो करेंगे आपको स्टेप फील होगा, तो उसको कहते हैं स्टेप साइन। सेकेंडली एक होता है SLR, मतलब स्ट्रेट लेग रेजिंग। जब आप पेशेंट को सुपाइन में लिटा के ऊपर मुंह करके ऐसे लिटाएंगे टुवर्ड्स द सीलिंग और उसको बोलेंगे पैर उठाओ, थोड़ा सा उठाने के बाद उनके पूरा फुल ट्रंक में पेन होने लगेगा और पेन रेडिएट भी करेगा टुवर्ड्स द लेग, ठीक है, डिस्टल पार्ट, उसको कहते हैं SLR पॉजिटिव। फिर देखते हैं हम टेंडरनेस, जिस लेवल पे होगा वहाँ पे हाईली टेंडर्ड होगा, ठीक है, तो एक हो गया टेंडरनेस। फिर सेकंड चीज़ फिजिकल डायग्नोसिस में ये आता है फॉरवर्ड बेंडिंग। स्कोबस टेस्ट पॉजिटिव रहता है, फॉरवर्ड बेंडिंग इज़ हाईली पेनफुल, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मसल्स जितने भी होते हैं, हामस्ट्रिंग है, पैरास्पाइनल मसल है, आपका पायरिफॉर्मिस है, ऑल विल बी वेरी टाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा। इस तरह से हम लोग फिजिकल डायग्नोसिस करते हैं। बट द कार्डिनल डायग्नोस्टिक इन फिजिकल असेसमेंट इज स्टेप साइन इज पॉजिटिव एंड लोकलाइज्ड टेंडरनेस इज वेरी हाई, SLR, ठीक है। ये हो गया फिजिकल डायग्नोसिस में, पता चल गया। अब बात करते हैं सिम्टम। एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये चीज़ें हो रही है और मुझे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो सकता है। सबसे पहले आता है पेन, सीवियर बैक पेन, ठीक है। सेकंड आता है रेडिएटिंग पेन, मतलब आपके बैक से टूवर्ड्स द लेग, हो सकता है एक लेग में जाए, हो सकता है दोनों में भी जाए, टूवर्ड्स द लेग, हाँ, अप टू डिपेंड करता है लेवल पे, ठीक है। कई बार क्या होता है L3 L4 में हो तो अप टू आपके एंटीरियर थाई में होता है, कभी पोस्टीरियर में होता है, कभी कभी अगर पूरा जाए तो हो सकता है L5 S1 में हो, ठीक है। तो ये होता है पेन। सेकंड होता है रेडिएटिंग पेन, ठीक है। थर्ड होता है मसल वीकनेस, आपको वीकनेस लगे, आप चल नहीं पाएंगे, थोड़ी देर चलेंगे तो आपको पेन ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंडली वॉकिंग, अगर चलेंगे इट इंक्रीजेस पेन, स्टैंडिंग इंक्रीजेस पेन, ठीक है। सिटिंग समटाइम गेट रिलीफ्स बट समटाइम ऑल्सो गिव्स पेन, ठीक है। बट कार्डिनल इज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग गेट सीवियर पेन, रेडिएटिंग पेन टू, ठीक है। तो अगर इसको हम सही टाइम पे डायग्नोस ना करें, इट लीड्स टू मसल वीकनेस, इट लीड्स टू गेट प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत, इट लीड्स टू मसल एट्रोफी, इट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, स्टैंडिंग में बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, एंड ऑल्सो समटाइम इफेक्ट्स योर बाउल एंड ब्लैडर, ठीक है। आपको हो सकता है टॉयलेट जाने में भी दिक्कत हो, एब्सेंस हो, आपको पता ना चले, इरिटेट हो, आपको इनकॉन्टिनेंस हो जाए, आप बावल टॉयलेट कंट्रोल ना कर पाएँ, ठीक है। बावल एंड ब्लैडर भी कभी कभी इफेक्टेड हो जाता है, बट बड़ा रेयरली होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है। ये हो गया हमारे
रेडियोलॉजी हो गया, डायग्नोसिस हो गया, सिम्टम भी मैंने बता दिया, क्या क्या आपको दिक्कत आने से आप डॉक्टर से मिलने के लिए जाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, मैनेजमेंट हमेशा दो तरह का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है सर्जिकल। कंजर्वेटिव में दो चीज़ आती है, क्या आता है, मेडिसिन आता है और फिजिकल थेरेपी आता है। ठीक है, और सर्जरी थर्ड ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन की, क्या क्या मेडिसिन आप ले सकते हैं। और हमेशा से मैं कहता हूं कि जो जो ट्रीटमेंट हम लोग मैं बताता हूं या आपको लगता है कि हाँ ये मुझे दिक्कत है, आपने देखा ऐसा ऐसा है, ठीक है, बट कभी भी मेडिसिन थेरेपी कुछ भी आप खुद से मत करिएगा। ऑलवेज take it with take it with the supervision of a medicine professional physiotherapist and surgeon. Never do anything at your own, ठीक है, at your home also। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन में सबसे पहले आता है पेन रिलीवर, ठीक है, जिसको कई लोग पेन किलर भी कहते हैं। पेन रिलीवर में आते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, एनाल्जेसिक्स में एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, एसिक्लोफिनैक रहता है, ओरली आप लोग लिखते हैं, कई बार वो कई तरह की कंपोजिशन में रहता है, मल्टीपल कंपाउंड्स में रहता है, एसिक्लोफिनैक, पैरासीटामोल, सेरिडोपेप्टेज, ठीक है, क्लोरोजेक्साजोन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको लेते हैं एज एनाल्जेसिक। सेकेंड चॉइस ऑफ द मेडिसिन आता है आपका एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में क्या होता है, वो स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, वो आपकी जो इन्फ्लामेशन इन द वर्टिब्रा है, ठीक है, तो इन द वर्टिब्रा है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, बिकॉज मैंने बताया कई बार स्पॉन्डाइलोलोसिस लीड्स टू स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन तो वहाँ पे ऑलरेडी हो गई। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस ऑल्सो लीड्स टू स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ठीक है, तो वहाँ पे एनसेड्स की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड ऑप्शन आता है स्टेरॉयडल इंटरवेंशन की, इसको एपिड्यूरल स्टेरॉयडल भी कहा जाता है, जिसमें क्या आता है, कॉर्टिसोन्स दिया जाता है। ठीक है, कॉर्टिसोन्स देते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस पेन। ठीक है, और कई बार क्या होता है, हाई इंटेंस पेन है, अगर कोई पेशेंट है उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो समटाइम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि दे गिव स्टेरॉयडल कॉर्टिसोन प्लस सम एनेस्थेटिक लिक्विड मिला के उसमें इंटरवर्टिब्रा में पुश देते हैं टू रिड्यूस इंटेंस पेन। ठीक है, क्योंकि पेन क्या होता है इसमें, बैक से होके, स्पाइन से होके हाथ को अगर सर्वाइकल स्पाइन है हाथ को चला जाता है, सर को आ जाता है, अगर लंबर स्पाइन में इन्वॉल्वमेंट है तो पैर को आता है, और बड़ा इंटेंस पेन आता है, तो पेशेंट इज अनएबल टू सिट, स्टैंड, वर्क, इवन लाई ऑल्सो, सो भी नहीं सकता वो। ठीक है, तो उस समय क्या जाता है, कुछ और नंबनेस भी आ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, पैर में सुन हो जाता है, अजीब सा लगता है। ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, इन द स्पाइन ऑल्सो दे गिव सम स्टेरॉइड लाइक कॉर्टिसोन प्लस सम एनेस्थेटिक लिक्विड्स। ठीक है, उसको भी दिया जाता है। ये हो गया आपके मेडिसिन मैनेजमेंट में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है आपका फिजिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी में। ठीक है, फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसमें क्या होता है, ड्यू टू द स्पाइनल मसल वीकनेस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी हो सकता है, तो फिजियोथेरेपी इमीडिएटली फोकस ऑन पेन रिलीफ। ठीक है, पेन रिलीफ में क्या होता है, पेन रिलीफ में पोस्चर आपको मेंटेन करना पड़ता है जिसमें पेन रिलीफ हो। ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं। उसके बाद फिर फोकस किया जाता है एरोबिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई गेट्स हाई। ठीक है, तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। सेकेंडली, क्योंकि लिस्थेसिस से आप हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, देन we generally concentrate on isometric and isotonic exercises to strengthen the spinal muscles and also focus on core stability, core muscles को भी इसमें strengthening किया जाता है। ठीक है,
तो इसमें और एक चीज़ किया जाता है जिसको गेट ट्रेनिंग कहते हैं। ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ द सेंसेशन एक्सेट्रा, तो उसमें स्टेबिलिटी रिड्यूस होता है, तो गेट ट्रेनिंग में भी फोकस किया जाता है। समटाइम फिजियोज ऑल्सो डू सम स्ट्रेचिंग। एंटागोनिस्टिक मसल्स गेट टाइट व्हेन द, देखिए मसल्स दो तरह के होते हैं, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्टिक। इफ एगोनिस्ट इज लूज, एंटागोनिस्टिक गेट टाइट। इफ एंटागोनिस्टिक इज टाइट, समटाइम द एगोनिस्ट गेट लूज, ठीक है। तो इस तरह से अपोजिट होता है, तो अपोजिट मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है थोड़ा सा व्हेन यू स्ट्रेंथन द एगोनिस्ट। सेकेंड आता है बैलेंस ट्रेनिंग, ठीक है। क्योंकि अगर सेंसेशन नहीं होगा, नमनेश होगा, तो बैलेंस भी नहीं हो पाता है कई बार जनरली, ठीक है। देन हाइड्रोथेरेपी ऑल्सो गिव सम बेनिफिट, ठीक है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग होता है, ठीक है। एक होता है पर्टिकुलरली विलियम्स फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, इसमें पेल्विक टिल्ट आता है, पार्शियल सिटअप्स आता है, नी टू चेस्ट, इस तरह से वो कुछ एक्सरसाइज होते हैं, पुलअप्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखा जाता है फिजियोथेरेपी भी हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होता है। बट नेवर डू एनी थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस, आई एम सेइंग थेरेपेटिक एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली और सेल्फली। ऑलवेज गो टू ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड गेट द प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। प्रॉपरली द ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, one sometime I will discuss about the physiotherapy also, because people also get confused, ओके, फिजियोथेरेपी रिगार्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट में आता है आपका कई बार क्या होता है, लोग हॉट बैग देते हैं। अवॉइड हॉट बैग, नेवर गिव हॉट बैग डायरेक्टली टू द स्पाइन, okay, avoid it. Sometime you can go for the cold therapy, and hot will not give you that much benefit. Then coming to surgery, what happen when it get listhesis, ठीक है, ischemic, properly if you take ischemic listhesis, okay, sometime the facet joint for orifice, that neural foramina get reduced due to the par interarticularis माइक्रोट्रोमा आर्थराइटिस, ओके, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, जिसको वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं। इसको फैसेटेक्टोमी कहते हैं, फैसेटेक्टोमी, ठीक है। फैसेट जॉइंट को, पार्स इंटरआर्टिकुलरिस को वहाँ से काट के निकाल देते हैं, ठीक है, फैसेटेक्टोमी भी कहा जाता है। एक ये होता है, कई बार इससे क्या होता है, वो नर्व जो इरिटेट होता है वहाँ से बीच में से वो रिलीज हो जाता है। एक और चीज़ होती है, उसको कहा जाता है डीकम्प्रेशन सर्जरी। वो क्या करता है, अगर ग्रेड 2, 3 में है तो वो डीकम्प्रेस कर देते हैं, मतलब जो कंप्रेशन हो रहा है ना उस बीच में, उसको वो लोग थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं, उसको डीकम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं। ऑल आर डन बाय ओपन बैक सर्जरी, ठीक है। स्पाइन को पीछे से पूरा इंसिजन दे के उसको निकाला जाता है, खोला जाता है स्पाइन को, देन उसको ओपन सर्जरी होता ही है, ओके, इट हैपन्स। ये हो गया सर्जरी। तो इन 3 तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑलवेज गो टू ए मेडिकल प्रोफेशनल, टेक एडवाइस एंड कंसल्टेशन, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर जानकारी आपको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। एक चीज़ और बता देता हूँ कैसे आप इन सब को अवॉइड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इज योर डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड नॉलेज, ठीक है। कैसे ना होगा, आप अपने आप को फिट रखिए, एक्सरसाइज प्रॉपरली करिए, रोज करिए, ठीक है, फिजिकली एक्टिव रहिए, अपना डाइट को मेंटेन करिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करिए, ओके। बैक में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमेशा बैठ के रहने से आता है, तो जब आप बैठ के काम करते हैं थोड़ा उठ के इधर उधर टहल लीजिए, ठीक है, बैक एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए, ठीक है। और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए, 15 मिनट या आधा घंटा, जितना भी टाइम आपके पास हो जाइए, थोड़ा सा फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड रखिए, ठीक है, एंड ऑल्सो हाइड्रेटेड भी रखिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे जो स्पाइन है ना, स्पाइन के ऊपर जो है प्रोटीओग्लाइकॉन्स ऊपर है, वहाँ पर ना लिक्विड इक्विलिब्रियम बनता है। कभी मैं इसको बाद में समझाऊंगा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पानी अगर बॉडी में कम हो तो वहाँ पे लाइगेशन होता है, ठीक है, वो भी एक काफ़ी बड़ा रीजन है। तो पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, मसल्स को हाइड्रेटेड रखिए, ऑक्सीजनेटेड रखिए, ठीक है, एक्टिव रहिए, ठीक है। इस तरह से आप इन सब चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी मिली होगी कुछ आपको,
ठीक है, और स्वस्थ रहिए, ठीक है, फिट रहिए। अगर कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन टैग भी देता हूँ आजकल, उसमें भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट जानकारी इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ी लंबी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। सपोर्ट देने के लिए और मुझे एनकरेज करने के लिए, ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने जो दोस्त जिसको लगता है कि आपको इसको प्रॉब्लम है, इसको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, आप वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने डियर को, ठीक है। तो सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, और चाहें तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, डीएम करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। Thank you for the watching this video and do subscribe me, and it helps and encourages. Okay, thank you.